में सबसे एक प्रमुख स्तंभ वो होती हैं। तो आज जानेंगे कि किस प्रकार से मेनोपॉज की जो समस्या है वो कब आती है, होता है, उसका यौगिक ट्रीटमेंट क्या है। आज के जो हमारे वक्ता है मैडम हेगड़े जी, आप महाराष्ट्र से हैं और काफी आपके बारे में हमें जानकारी जो थी वो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, विभिन्न स्रोत के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। काफी अच्छा अनुभव आप इस विषय का रखते हैं और बड़ा पुरुष लोग जो है इस रोग से या इस अवस्था से कहेंगे बहुत ज्यादा से परिचित नहीं होते, और क्योंकि आपका इस विषय में बहुत अच्छा अनुभव है तो मैं आपका समय में गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि पहले मैं आपको पूरा सुनूं और उसके बाद में जब शंका समाधान होंगी तो कुछ प्रश्न उसमें मेरे भी रहेंगे, मेरा भी उसमें ज्ञानवर्धन होगा। तो आज के इस विशेष अवसर पर, आज के इस विशेष सत्र पर और विशेष अतिथि के साथ में मैडम हेगड़े जी का मैं अभिनंदन करता हूँ इस वर्चुअल मंच पर। आप आए और आज का अपना उद्बोधन, आज का अपना ज्ञान हमारे दर्शकों को, हमारे जो ज्ञान पिपासु श्रोता हैं उनको आप प्रस्तुत करें, उनका ज्ञान वर्धन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद प्रमोद जी। मेरा आवाज क्लियर है? यस मैम जी, ओके, धन्यवाद। तो मैं भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली मैं मेरे खुद के जो भी आज मुझे आपने टॉपिक दिया है उसके ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ। बस आप ही के साथ मैं भी सीख रही हूँ, तो थोड़ा से मेरे भी प्रश्न रहेंगे, आपसे मैं पूछूंगी, आपको जो भी प्रश्न रहेंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो। पर पहले अच्छी तरह से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और फिर ये सब्जेक्ट क्या है, इस विषय की आवश्यकता क्यों है, ये आप ही डिसाइड कर दीजिए। उसके बाद सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है योगा ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो पहले ही स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो, मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि योगा फॉर मेनोपॉज। तो जिस तरह से अभी डॉक्टर प्रमोद जी ने कहा कि ये एक अवस्था है, ये एक डिजीज नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, तो ये एक अवस्था होती है, ये एक फेज रहती है। एवरी जो भी गर्ल है जो जन्म लेती है, ठीक है, तो मेरा आवाज आ रहा है अभी? यस मैम अभी आ हेलो, रहा है। यस, पहले डिस्कनेक्ट हो गया जी, था। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क, हाँ ठीक है, मुझे बता दीजिए शामली जी, या जब भी डिस्कनेक्ट होता है तो मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। ओके, यस मैम। तो ये जो एक मेनोपॉज की अवस्था है वो एक डिजीज नहीं है, तो ये अवस्था है, एक अच्छी एक फेज रहती है। जो भी लड़की जन्म लेती है तो वो लड़की हमेशा फेजेस के अंदर उसका एक रूपांतरण होता है। जिस तरह से वो एडोलसेंट के अंदर चली जाती है, जिस तरह से उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसी हिसाब से जिस तरह से मेंस्ट्रुएशन फेज रहता है उसी हिसाब से मेनोपॉज ये एक फेज होता है, ना कि डिजीज है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये बीमारी नहीं है, मेनोपॉज ये बीमारी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि योगा ड्यूरिंग मेनोपॉज। योगा फॉर मेनोपॉज ये कभी भी कहा नहीं जाता है, जो भी कहते हैं ये गलत कहते हैं। तो योगा ड्यूरिंग मेनोपॉज, जो भी मेनोपॉज के सिम्टम्स रहते हैं उस सिम्टम्स को हमें टैकल करना है, उस सिम्टम्स से हमें अच्छी तरह से खुद का बचाव करना है, और उस हिसाब से उस सिम्टम्स के बचाव के लिए जो भी योग ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी को कहा जाता है योगा ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चली जा रही हूँ। तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, मेनोपॉज इज नॉट अ डिजीज और डिसऑर्डर। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मेनोपॉज ये एक डिजीज भी नहीं है, ना कि ये डिसऑर्डर है। ये एक फेज रहता है, एक हमारा स्टेज रहता है जो एवरी गर्ल के अंदर होता ही है, एक वुमन के अंदर होता ही है। बस ये समझ लीजिए कि ये क्यों पढ़ना है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आगे वाले स्लाइड में आपको समझ में आने वाला है। बस अभी के फिलहाल अभी इस स्लाइड के हमें समझना है कि ये एक डिजीज नहीं है, ना कि डिसऑर्डर है। ठीक है, सो नेक्स्ट, व्हाट इज मेनोपॉज। तो ठीक है, ये डिसऑर्डर नहीं है, ये डिजीज नहीं है, तो मेनोपॉज क्या है? तो मेनोपॉज है एक पीरियड, जो पीरियड हमारे जो भी हमारे घर पे लड़की जन्म लेती है, उस जन्म वो लड़की को एक
एज में रूपांतरण करने का, उसे कुमार अवस्था में लाने का जो भी एक फेज रहता है, जो पीरियड रहता है, जो एडोलसेंट उसे बना देता है, वो पीरियड को परमानेंटली स्टॉप करने वाला जो फेज रहता है उसे कहा जाता है मेनोपॉज। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया है, मेनोपॉज इज व्हेन योर पीरियड स्टॉप परमानेंटली। जब भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो पीरियड स्टार्ट होते हैं वो एडोलसेंट एज के अंदर पीरियड स्टार्ट होते हैं, एडोलसेंट फेज कहा जाता है उसे। वो रहता है 11 to 13 ईयर रहता है, बट वहां से जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और वो मैक्सिमम 51-52 तक एक्सक्यूज मी मैम। श्यामली मैम शायद कोई नेटवर्क इशू है उनके साथ में। हाँ यस, इसीलिए चैट बॉक्स में उन्होंने लिखने के लिए बोला था तो मैंने लिख दिया है। ओके ओके, आप प्लीज थोड़ा गाइड करते जी रहिए। डिस्कनेक्ट हो रही हूँ पर फिर से कनेक्ट हो रहा है। हाँ मैं हो गई, ज्वाइन हो गई फिर से। ओके सो अभी क्लियर है शामली जी? यस मैम। जी तो थोड़ा सा मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू हमेशा रहता है, ये मेरे सभी स्टूडेंट्स को भी मालूम रहता है, तो बीच में चली जाती हूँ, फिर से 2 मिनट में कनेक्ट हो जाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो जो भी ये मेनोपॉज रहता है, ये मेनोपॉज उन्होंने वही चीज बताई है कि मेनोपॉज ये एक हमारा जो भी पीरियड रहता है, एडोलसेंट एज का जो भी पीरियड रहता है, वहां से जब स्टार्ट होता है पीरियड, उसे परमानेंटली स्टॉप करने वाला फेज ये मेनोपॉज रहता है। तो मेनोपॉज इज व्हेन योर पीरियड स्टॉप परमानेंटली एंड यू कैन नो लॉन्गर गेट प्रेग्नेंट। तो ये जब पीरियड स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद कभी भी प्रेगनेंसी होती नहीं है, ये रहता है मेनोपॉज, ये फेज होता है मेनोपॉज का। बहुत सभी लेडीज को, सभी गर्ल्स को ये मालूम रहता है, बट मोस्टली जेंट्स लोगों को मालूम नहीं रहता है, मेल को मालूम नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया है कि व्हाट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज ये हमारे पीरियड को स्टॉप करने वाला फेज रहता है, उसे कहा जाता है मेनोपॉज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम डाला है, एक पिक्चर डाला है। तो पिक्चर के अंदर आप देखिए ऑफ मेनोपॉज बताए हैं। तो हमने इतने बार सुना है मेनोपॉज मेनोपॉज मेनोपॉज, बट कभी ये नहीं सुनते कि मेनोपॉज के भी स्टेजेस होते हैं, मेनोपॉज के भी फेजेस रहते हैं, मेनोपॉज के भी स्टेप्स रहते हैं। और यही स्टेप जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छी तरह से समझ ले के ऊपर कैसे काम करने वाला है। तो सामने आपको डायग्राम दिख रही है, स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज। तो 4 प्रकार के स्टेजेस हमारे मेनोपॉज के अंदर रहते हैं, एवरी वुमन के अंदर होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज रहता है, जहां पे आप जीरो बोला है, वो रहता है एडोलसेंट एज। मतलब हमारे 13 से जो मेनोपॉज जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, वहां से लेके 35 एज तक, नहीं तो 45 एज तक, वो एज ग्रुप दिया है। उस एज ग्रुप के लेवल तक जो पीरियड रहता है उसे कहा जाता है प्री मेनोपॉज। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, आप लोग बोलेंगे कि मैम ये आप गलत पढ़ा रहे हो, ये गलत सिखा रहे हो, प्री मेनोपॉज इस तरह से उसे कहा नहीं जाता है। बट जो भी मैंने सोर्सेस यूज किए या यहाँ पे कंटेंट डाला है, वो टोटली मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाया है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो 13 एज रहता है लेडीज का, गर्ल का जो 13 एज रहता है, वहां से लेके 35 एज तक, नहीं तो 45 एज तक, एक एवरेज ग्रुप बताया उन्होंने, वहां तक हमारा प्री मेनोपॉज। 45 to 51 ये जो रहता है वो हमारा पेरीमोनोपॉज फेज रहता है, पेरीमोनोपॉज स्टेज रहता है। उसके बाद जो थर्ड वाला स्टेज रहता है 51 से थोड़ा आगे अबव जो रहता है, उसे कहा जाता है एक्चुअल मेनोपॉज, जो हमें अच्छी तरह से आज पढ़ना है।
तो एक्चुअल मेनोपॉज रहता है। और उसके बाद जो मैक्सिमम 72 प्लस के आगे जो एज रहता है उसे कहा जाता है पोस्ट मेनोपॉज। ये 4 स्टेजेस जब हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे तब पता चलेगा कि योग इसके ऊपर किस तरह से काम करते हैं। इसलिए हमें यही सीखना है कि मेनोपॉज ये डिसऑर्डर नहीं है, मेनोपॉज एक फेज है और फेज में हमें किस तरह से काम करना है यही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मैं स्टेजेस को एक बार पढ़ रही हूँ। स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज जो 13 to 45 एज तक रहता है उसे कहा जाता है प्री मेनोपॉज। 45 to 51 जो फेज रहता है उसे कहा जाता है पेरी मेनोपॉज। 51 to 72 इसे कहा जाता है एक्चुअल मेनोपॉज। और 72 प्लस जो एज रहता है उसे कहा जाता है पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है, तो और ये सभी स्टेजेस को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला है। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेज है उसे कहा जाता है प्री मेनोपॉज फेज। जो मैंने पहले ही बताया, ये जो प्री मेनोपॉज फेज रहता है इसके अंदर कोई भी सिम्टम्स हमें मेनोपॉज के दिखते नहीं है। ठीक है, जो भी मेनोपॉज के सिम्टम्स हमें दिखते हैं वो इस फेज के अंदर कभी भी दिखते नहीं है। ये नॉर्मल फेज रहता है। यहाँ पे पीरियड्स आते हैं जाते हैं, पीरियड के अंदर अच्छी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन का जो भी एज उन्होंने बताया है वो एवरेज एज है 14 to 45 ईयर्स। तो ये फेज जो जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है प्री मेनोपॉज फेज। फिर से कहती हूँ, प्री मेनोपॉज फेज। ये आप लोग बोलेंगे मैम मेनोपॉज इसे नहीं कहा जाता है, पर मुझे जो समझाना है आप लोगों को वो यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैंने इस स्लाइड को डाला है कि फर्स्ट जो लेवल रहता है, फर्स्ट जो फेज मेनोपॉज का, जो प्री मेनोपॉज फेज रहता है उसका एज क्या रहता है 14 to 45 ईयर्स। ये एवरेज एज है, ये ऊपर नीचे लाइफस्टाइल के हिसाब से हो जाता है, बट एक्चुअल जो एवरेज एज उन्होंने बताया है वो 14 to 45 ईयर्स बताया है। इसके अंदर कोई भी सिम्टम्स मेनोपॉज के दिखते नहीं है। पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं पर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं। हार्मोनल इम्बा है, बस यहाँ पे प्रेगनेंसी के 100% चांसेस होते ही है। ये रहता है प्री मेनोपॉज फेज। उसके बाद जो सेकेंड वाला फेज बताया गया है उसे कहा जाता है पेरी मेनोपॉज फेज। ये हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है प्री मेनोपॉज मीन्स क्या रहता है, अराउंड मेनोपॉज। अराउंड मेनोपॉज मीन्स जो भी एक्चुअल मेनोपॉज होने वाला है उससे पहले वाले जो भी सिम्टम्स जिसके अंदर हमें दिखते हैं उससे कहा जाता है पेरी मेनोपॉज फेज। ये मेनोपॉज फेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एवरी वुमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बहुत पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। सभी जो भी सिम्टम्स दिखते हैं ये इस मेनोपॉज के अंदर हमें दिखने लगते हैं। जो ये पेरी मेनोपॉज फेज रहता है उसका उन्होंने जो भी एज ग्रुप बताया है वो 45 to 55 ईयर होता है। देखिए एज ग्रुप के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करिए, क्योंकि हमें लगता है कि मैं 35 एज में हूं तो मुझे अभी से मेनोपॉज स्टार्ट हुआ है, इस तरह से हमें लगता है, पर इस तरह से नहीं होता है। वही उन्होंने बताया, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उन्होंने वही बताया है कि हमें पता होना चाहिए फेजेस क्या रहते हैं और फेजेस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। जब ये सिम्टम्स आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि मुझे मेनोपॉज स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो प्री मेनोपॉज के अंदर क्या होता है, तो पहले उन्होंने बताया कि जो प्री मेनोपॉज रहता है उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स दिखते नहीं है, पीरियड्स आते ही है और अच्छी तरह से वहां पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, जो सेकेंड फेज रहता है उसे पेरी मेनोपॉज कहा जाता है। वो फेज कौन से एज ग्रुप के अंदर रहता है, 45
टू 55 एज ग्रुप उसका रहता है, और इसी में बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखना स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने वही चीज बताई है, ये पेरी मेनोपॉज क्यों चाहिए। डायरेक्टली मेनोपॉज आ सकता है ना, पेरी मेनोपॉज की आवश्यकता क्यों है। जैसे हमारा जो शरीर है, वो शरीर जो ह्यूमन बॉडी बनी है, इसका सभी जो फंक्शन है, इसका सभी जो वर्किंग चालू है, ये किसके अंदर चालू है, ये हमारे हार्मोन्स के ऊपर चालू है। ये हार्मोन्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ये हार्मोन्स हमें अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, तभी आके हमारी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन हो रही है। तो ये फंक्शन के, इस बॉडी का फंक्शन होने के हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, और ये जब जन्म लेते वहां से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने वही बताया, वो फेज क्यों चाहिए। जब भी मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, तो पहले से जो भी हार्मोन्स है, जो फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोन्स रहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी हार्मोन्स रहते हैं, वो डायरेक्टली स्टॉप कभी भी हो नहीं पाते, वो डायरेक्टली एक झटके में कभी भी बंद नहीं होने वाले। वो आराम से धीरे धीरे स्लो मोशन में वो ब्रेक डाउन होते जाते हैं, और वो ब्रेक डाउन होने के लिए ही ये पेरीमेनोपॉज फेज आवश्यक होती है। डायरेक्टली कभी भी मेनोपॉज आता नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया ये पेरीमेनोपॉज के अंदर जो भी फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, जो भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, उसे अच्छी तरह से रेगुलेट करने के लिए, वहां से थोड़ा सा उसका जो भी सिक्रेशन है वो कम होने के लिए वहां पे टाइम चाहिए। वहां पे एक स्लो मोशन होता है, और वही स्लो मोशन किस फेज के अंदर होता है, तो वो पेरीमेनोपॉज फेज के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाला फेज उन्होंने बताया है, एक्चुअल मेनोपॉज फेज। तो एक्चुअल मेनोपॉज फेज ये कब स्टार्ट होता है, अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो भी लेडीज है, जिनके घर में जो लेडीज है, उनको बता दीजिए कि मेनोपॉज क्या होता है। तो ये जो एक्चुअल मेनोपॉज होता है, वो हमारा जो लास्ट पीरियड होता है, लास्ट, सबसे लास्ट पीरियड, वहां पे ब्लीडिंग नहीं होता है, वहां पे स्पॉटिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वहां से जो पीरियड, वो वहां से जो पेज स्टार्ट होता है, उसे कहा जाता है एक्चुअल मेनोपॉज फेज रहता है। वो सबसे जो लास्ट वाला हमारा पीरियड रहता है, वहां पे कोई भी ब्लीडिंग होता नहीं है, कोई भी स्पॉटिंग नहीं होता है, कोई भी चीज होती नहीं है। पीरियड्स में जो भी चीज होती है वो कुछ भी होती नहीं। वहां से जो फेज स्टार्ट होता है वो होता है एक्चुअल मेनोपॉज फेज। उन्होंने वही बताया है, मेनोपॉज इज व्हेन योर पीरियड स्टॉप परमानेंटली। जब आपका पीरियड परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, पूरा वहां पे स्टॉप होता है, एंड यू कैन नो लॉन्गर गेट प्रेग्नेंट, और आप फिर कभी भी प्रेग्नेंट हो नहीं पाती है, तब से ये एक्चुअल मेनोपॉज फेज स्टार्ट हो जाता है। You have reached menopause only after it has been a full year since your last period। मतलब उन्होंने वो बताया है कि आपका जो लास्ट वाला पीरियड रहता है, वहां से लेके 1 ईयर तक तो फेज रहता है, उसे कहा जाता है एक्चुअल मेनोपॉज फेज। यही चीज हमें पता नहीं रहती, बस हम बोल देते हैं मेनोपॉज स्टार्ट हुआ है, हमारा लास्ट पीरियड आता है, वहां से लेके टोटल 1 ईयर तक एक्चुअल मेनोपॉज फेज होता है। उसका एज ग्रुप उन्होंने बताया, उसका एवरेज एज उन्होंने बताया 51 ईयर।
51 ईयर से ये स्टार्ट हो जाता है। ये एवरेज है। आप बोलोगे कि मैम ये इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, यस मैं भी श्योर हूँ इसमें ऊपर नीचे होता है, लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है, हेरिडिटी के हिसाब से होता है, अदर आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उस हिसाब से होता है, बट एक जो एवरेज एज गवर्नमेंट बता रहा है वो है 51 ईयर। तो ये रहता है एक्चुअल मेनोपॉज फेज। इसके अंदर क्या क्या होता है, पेरी मेनोपॉज के अंदर क्या क्या होता है, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है जो फोर्थ वाला स्टेज रहता है, फोर्थ वाला जो फेज रहता है वो रहता है पोस्ट मेनोपॉज फेज। तो पोस्ट मेनोपॉज फेज ये कब से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जब आपका एक्चुअल मेनोपॉज पीरियड बंद हो जाता है, मतलब 1 ईयर टोटल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो फेज स्टार्ट हो जाता है उसे कहा जाता है पोस्ट मेनोपॉज फेज। इसका टाइम पीरियड इसका एज लिमिट उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस मान लीजिए 51 में आपको एक्चुअल मेनोपॉज आ गया, आपके 52 एज तक आपका टोटल एक्चुअल मेनोपॉज कंप्लीट हो गया। 52 के बाद जो फेज स्टार्ट होता है वो रहता है पोस्ट मेनोपॉज फेज। तो इस तरह से ये 4 फेजेस रहते हैं। एक रहता है प्री मेनोपॉज फेज, जिसके अंदर कोई भी सिम्टम्स दिखते नहीं है, बस वहां पे पीरियड्स आते हैं, बस पीरियड्स का जो भी ये रहता है, जो फेज रहता है, नहीं तो जो भी ब्लीडिंग रहता है वो रेगुलर इरेगुलर होता रहता है, बट यहाँ पे पीरियड्स आते ही है, यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस 100% होते ही है। उसके बाद उन्होंने बताया है जो सेकेंड वाला फेज रहता है वो रहता है पेरी मेनोपॉज फेज। पेरी मेनोपॉज के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं और यहाँ पे ही हमें एक्चुअल काम करना पड़ता है। एक्चुअल मेनोपॉज के अंदर हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, मेन मुख्य जो भी काम करना पड़ता है योग के साथ, वो हमें पेरी मेनोपॉज फेज के अंदर ही करना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने बताया है थर्ड वाला जो एक्चुअल मेनोपॉज रहता है वो क्या रहता है, वो टोटल जो एवरेज एज है वो 51 एज रहता है, वो हमारे लास्ट पीरियड से स्टार्ट होता है और टोटल 1 ईयर तक उसका एक स्पैन होता है, ड्यूरेशन होता है। और नेक्स्ट उन्होंने बताया है पोस्ट मेनोपॉज, टोटल एक्चुअल जो भी आपका मेनोपॉज है उसके बाद जो भी फेज आता है उसे कहा जाता है पोस्ट मेनोपॉज फेज। इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है, एज ड्यूरेशन कोई भी चीज उन्होंने बताई नहीं है, क्योंकि ये आपके पहले वाले जब सभी जो फेजेस है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि पोस्ट मेनोपॉज कब से स्टार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मेरी आवाज क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए तब मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप कंटिन्यू रखिए। या थैंक यू सर जी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक चीज एक स्लाइड जो डाली है वहां पे बता दिया है व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। अभी ये कौन से मेनोपॉज के फेज के अंदर आएंगे ये आपको डिसाइड करना है, ये पेरी मेनोपॉज के अंदर ही आने वाले साइन और सिम्टम्स है। जो भी एक्चुअल मेनोपॉज रहता है उसके अंदर ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स दिखते नहीं है, ये सभी साइन और सिम्टम्स रहते हैं ये हमारे पेरी मेनोपॉज फेजेस के अंदर ही होते हैं। तो सामने देख लीजिए जो स्लाइड है, अच्छी तरह से जूम करिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो भी इस एज के अंदर रहेंगे, इस फेज के अंदर रहेंगे, उनको ये बहुत समझने अच्छी तरह से जानकारी मिलने वाली है कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो भी सिम्टम्स दिखाए हैं, साइन दिखाए, वो हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट तो मेन जो सबके अंदर होता ही है वो रहता है चेंज इन यूर पीरियड। आपका जो भी पीरियड रहता है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। कौन से एज ग्रुप में? 35 to 51। इस एज ग्रुप के अंदर जो पेरी मेनोपॉज फेज रहता है उसके अंदर चेंज इन यूर पीरियड, हमेशा आपके पीरियड्स चेंज होते रहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? यूर पीरियड्स हैपन वेरी क्लोज टुगेदर, जल्दी से जल्दी पीरियड आ जाते हैं। जो 28 डेज का साइकिल रहता है वो बीच में ही चला आता है, 15 डेज में ही पीरियड्स चले आते हैं। यू हैव हेवी ब्लीडिंग, बहुत सारा हेवी ब्लीडिंग हो जाता है। यू हैव स्पॉटिंग, कुछ भी ब्लीडिंग
नहीं हो रहा है, बस स्पॉटिंग हो रहा है, योर पीरियड्स लास्ट मोर देन 1 वीक, आपका जो भी पीरियड है उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, नहीं तो वो 1 वीक में ही आ रहे हैं, बार बार कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो रहे हैं, योर पीरियड रिज्यूम आफ्टर नो ब्लीडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, और 1 ईयर में कोई भी पीरियड्स आपके नहीं आ रहे हैं, ये चेंजेस हमेशा आपके उस फेज के अंदर जो पेरी मेनोपॉज रहता है उस फेज के अंदर होते ही है, उसे कहा जाता है चेंज इन यूर पीरियड। ये पहले वाला सिम्टम्स रहता है। आप बोलेंगे मैम सबके अंदर दिखता है क्या? तो यस, सबके अंदर दिखता है, बस उसका जो भी ये रहता है, जो भी हम बोलेंगे सिवियरिटी रहती है वो कम ज्यादा होती है, बट सबके अंदर दिखता है। ओके, सो चेंज इन यूर पीरियड, ये फर्स्ट साइन सिम्टम दिखता है। दूसरे दिखता है हॉट फ्लैश, बहुत लोगों के बहुत वुमेन्स के अंदर दिखता है। अ हॉट फ्लैश क्या रहता है? ये अ हॉट फ्लैश, तो उन्होंने बताया है मेनी वुमेन हैव हॉट फ्लैशेस व्हिच कैन लास्ट फॉर मेनी इयर्स आफ्टर मेनोपॉज। जो भी आपका मेनोपॉज पीरियड रहता है, नहीं तो मेनोपॉज के बाद जो भी पीरियड होता है उसके अंदर बहुत लेडीज को हॉट फ्लैशेस महसूस होते हैं, उनको फील होते हैं। दे में बी रिलेटेड टू चेंजिंग एस्ट्रोजन लेवल। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारे हार्मोन के लेवल्स ऊपर नीचे होने से। हमारे हार्मोन के लेवल्स कौन से हैं? हमारे हार्मोन्स कौन से हैं? हमारे हार्मोन से फीमेल के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हमारे बारे में बोल रही हूँ। तो हमारे हार्मोन से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और मैक्सिमम थोड़ा सा मिनिमाइज करके बोलेंगे तो टेस्टेरॉन, ये भी हमारे शरीर में कभी कभी होता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स रहते हैं उनका ऊपर नीचे होना, इसके वजह से हॉट फ्लैशेस हमारे बॉडी के अंदर फ्लैशेस दिखते हैं, हॉट फ्लैशेस महसूस होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया हॉट फ्लैशेस इज अ सडन फीलिंग ऑफ हीट। तो एक हीट का वो सडनली फील होता है इन द अपर पार्ट और ऑल ऑफ योर बॉडी। ये कभी कभी हमारे अपर पार्ट में होता है, कभी कभी हमारे फुल बॉडी के अंदर होता है, कभी कभी हमारे फेस के अंदर होगा, कभी कभी हमारे सिर्फ लोअर बॉडी के अंदर होगा, कहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि हेवी स्वेटिंग होता है, कोल्ड शिवरिंग होता है, कभी कभी बहुत लेडीज को फील होता है कि बहुत सारा स्वेटिंग मुझे हो रहा है, सडनली स्वेटिंग हो रहा है, सडनली मुझे बहुत गर्माहट महसूस हो रही है, बहुत हॉट फ्लैशेस मुझे महसूस हो रहा है। उसी के साथ साथ कोल्ड शिवरिंग भी हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने बताया ये मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 30 सेकेंड्स होते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट्स होते हैं। ये वीक में एक बार होंगे, ये मंथ में 4 बार आएंगे, ये महीने में कभी भी नहीं दिखेंगे। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, पेरी मेनोपॉज के अंदर में चली गई, मेरा एज ग्रुप वो आ गया है और फिर मुझे रोज हॉट फ्लैशेस महसूस होने वाले हैं, इस तरह से होता नहीं है। तो उन्होंने उसका जो भी टाइम पीरियड बताया है वो 30 सेकेंड के लिए भी होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम वो 10 मिनट्स तक हम महसूस कर सकते हैं। ये ट्वाइस अ वीक हो सकते हैं, ये मंथली हो सकते हैं, ये ईयरली हो सकते हैं, ये कभी भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें पर्टिकुलर कोई चीज बताई नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंड साइन है, सेकेंड सिम्टम है हॉट फ्लैशेस। उसके बाद उन्होंने बताया ब्लैडर कंट्रोल। बहुत लेडीज के अंदर ये दिखाई दे पड़ता है पेरी मेनोपॉज फेज के अंदर कि उनका ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल रहता नहीं है। उनको सडनली जो भी ब्लैडर का ये रहता है कंट्रोल छूट जाता है। कभी कभी बहुत जोर से हंसते हैं तो ब्लैडर का कंट्रोल छूट जाता है, कभी कभी एक्सरसाइज करते समय ब्लैडर का कंट्रोल छूट जाता है, कभी कभी अदर कोई चीज कर रहे हैं, बहुत फास्ट वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अदर कोई चीज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जोर से बात बोल रहे हैं, तो भी ब्लैडर का कंट्रोल छूट जाता है। ब्लैडर का कंट्रोल छूटना मतलब यूरिनेशन पास होना, यूरिन पास होना, सडनली यूरिन पास होना, ड्रॉप में पास होना नहीं तो सडनली यूरिन पास होना। इस तरह से ब्लैडर कंट्रोल भी रहता नहीं है हमारे हाथ के अंदर। तो ये सभी हम साइन और सिम्टम्स किसके देख रहे हैं? पेरी मेनोपॉज स्टेज के अंदर देख रहे हैं, जो 35 to 45 एज ग्रुप में बताया गया है। उसके बाद स्लीप, जो भी हमारी स्लीप रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
स्लीप हमें कभी भी हमें नाइट में स्वेटिंग हो जाता है, स्वेट होता है, उसमें हम सडनली उठते हैं। उसके बाद कभी कभी इस तरह से होता है कि बहुत देर से हम गद्दे पे सोए रहते हैं, फिर भी हमें नींद ही नहीं आती है। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ सभी चीजें करते हैं, फिर भी नींद आती नहीं है। कभी कभी इस तरह से होता है, नींद झट से आ जाती है, बट सडनली बहुत गर्माहट महसूस होती है और हम उठ जाते हैं, और उठने के बाद फिर से सोने की कोशिश करते हैं, सोने के प्रयास करते हैं, फिर भी स्लीप आती नहीं है। तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस उनके अंदर दिखता ही है, वो बाद में मेरे अंदर भी दिखने वाला है। बस इसलिए मैं मेरे साथ हमेशा मैं रिलेट करती रहती हूँ एवरी जो भी चीज मैं बताना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, मुझे शायद से स्लीप डिस्टर्बेंस होने वाला है, सभी चीजें मेरे अंदर दिखने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सभी जो लेडीज रहती है उनके लिए ये मुख्य टॉपिक रहता है। इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी किया था, अभी उस रिसर्च को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। बट यस, वजाइनल हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक रहता है पेरी मेनोपॉज फेज के अंदर। वहां पे क्या होता है, आफ्टर मेनोपॉज नहीं तो बिटवीन मेनोपॉज जो भी वजाइनल जो भी ड्राइनेस होता है वो बढ़ जाता है, और वहां पे अनकंफर्ट मोस्टली अनकंफर्ट महसूस होता है जब भी इंटरकॉस्ट होता है, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती है, तब वहां पे ड्राइनेस की वजह से बहुत सारे अनकंफर्टेबल फीलिंग्स वहां पे महसूस किए जाते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड दैट योर फीलिंग्स अबाउट सेक्स आर चेंजिंग। बहुत सारे लेडीज को लगता है कि नहीं, मेरी अभी इसमें सेक्स के बारे में जो भी इंटरेस्ट है वो ही चला गया है। मैं पहले जितनी एक्टिव नहीं हो रही हूँ, पहले जैसे मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है। ये सभी चीजें हो रही है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके फेज का प्रॉब्लम है, और ये सब लेडीज के अंदर होता ही है। बस वो ना हो, वो सिम्टम्स मेरे अंदर ना दिखे, इसीलिए हमें योग करना है, इसीलिए हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि जो भी वजाइनल हेल्थ रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो भी सेक्सुअलिटी एक्टिविटी रहती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है इस फेज के अंदर। नेक्स्ट रहता है मूड चेंजेस। बहुत बार चिड़चिड़ापन आता है जब भी कोई भी चीज हमारे सामने आती है। जैसे अभी आप देख रहे थे, दो बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था नेटवर्क, तो सडनली मैं चिड़चिड़ापन महसूस कर रही हूँ खुद से ही। तो यही जो सडनली चेंजेस आ जाते हैं मूड के अंदर, वो पेरी मेनोपॉज के अंदर ही आते हैं। ये सिम्टम्स हमारे उस फेज में आ जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम पूरे डाउन हो जाते हैं, कभी हमें लगता है बस सिर्फ चिड़चिड़ापन करना है, सिर्फ गुस्सा निकालना है, सब सिर्फ बहुत हैप्पी रहना है। कभी लगता है बस मुझे बहुत ही डिप्रेस फील हो रहा है, मुझे बहुत ही लोनलीनेस फील हो रहा है। ये बहुत लोगों के अंदर दिखता है, सभी मोस्ट प्रॉपर्ली 99% लेडीज के अंदर ये सभी चीजें दिखती ही है उस फेज के अंदर। सो मूड चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट उन्होंने बताया है, मैंने नहीं बताया, ये गवर्नमेंट बता रहा है, इसलिए मैं हमेशा बोल देती हूँ कि उन्होंने बताया है। सो योर बॉडी सीम्स डिफरेंट। ओके, सो हमारे बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, टोटली बॉडी शेप चेंज हो जाता है। हमारी वेस्ट बहुत लॉन्ग हो जाती है, लार्ज हो जाती है। उसके बाद हमारे जो भी मसल्स रहते हैं वो ऐसे फैटी लगने लगते हैं, और जो भी हमारे अदर भी प्रॉब्लम्स वहां पे दिखते हैं। मेमोरी लॉस हो जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन आता है उसी हिसाब से मेमोरी लॉस हो जाता है। जॉइंट में पेन दिखना स्टार्ट होता है, मसल पेन होता है, मसल स्टिफनेस दिखता है। ये सभी चीजें बहुत हेवी बॉडी लगती है हमें। बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, फिर भी बॉडी हेवी दिखती है, खुद को समझ में आती है कि मेरी बॉडी हेवी महसूस हो रही है। ये फील होता है, सबके अंदर फील होता है। तो यही चीज उन्होंने बताई है, ये पेरी मेनोपॉज के क्या है, एक फेज, ये फेजेस है, और फेजेस में ये सभी सिम्टम्स आपको दिखने वाले हैं। ओके, सो ये जो 7 सिम्टम्स दिखाए मैंने यहाँ पे, 7 सिम्टम्स मैंने बताया है, ये मोस्ट प्रॉपर्ली सभी लेडीज के अंदर दिखते ही है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर वो जैसे बोलते हैं ना, प्रकृति जिस तरह से होती है उस हिसाब से वो सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। बस मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगे जो सबके अंदर दिखते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो उसके बाद हाउ इज मेनोपॉज डायग्नोस।
तो आप मुझे पूछेंगे मैम कैसे डायग्नोस किया जाए कि हम एक्चुअल मेनोपॉज के अंदर आ गए हैं या नहीं आए हैं, हम पेरीमेनोपॉज के अंदर आए हैं या नहीं आए हैं, या हम सिर्फ प्री मेनोपॉज के अंदर ही है या नहीं है। आप तो बोल रहे हो कि एवरेज एज ग्रुप बताया है, पर मेरी बॉडी अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मेरा रूटीन अलग है, तो मेरे हिसाब से शायद से मेरा जो भी प्री मेनोपॉज का 35 एज रहेगा वो शायद से 40 हो सकता है, जो पेरीमेनोपॉज का मेरा एज रहेगा वो शायद से 51 हो सकता है। डिपेंड रहता है, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, जो भी आपका जीवन शैली है, उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिर कैसे डायग्नोस करें, हाउ इज मेनोपॉज डायग्नोस? तो डायग्नोस के लिए आपको आपके पहले सिम्टम्स समझ में आने चाहिए। जैसे उस दिन देखो मैंने एक हमारे जो डॉक्टर है उनका मैंने इंटरव्यू सुना था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि कभी भी हार्ट अटैक ये सडनली कभी आता नहीं है, कभी भी आता नहीं। कोई भी चीज आपको सडनली कभी भी होती नहीं है, पहले उसके सिम्टम्स दिखते रहते हैं, हमेशा पता चलता है कि मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम रात में सोए हैं, अच्छी तरह से मस्त नींद ले रहे हैं और सडनली मुझे बहुत पसीना आना स्टार्ट हो रहा है, फैन चालू है, एसी चालू है, सभी अच्छी तरह से हवा आ रही है, फिर भी मुझे पसीना आ रहा है, मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि ये कुछ तो भी गलत है। और ये जो गलत है वही मुझे उसके ऊपर फोकस करना है कि ये एवरी नाइट में हो रहा है क्या, ये एवरी डे हो रहा है क्या, ये मुझे हमेशा हो रहा है क्या, ये मुझे वीक में कितने बार हो रहा है, ये मंथ में मुझे कितनी बार हो रहा है। ये जब आपको पता चलेगा, आप उसको खुद को फोकस करेंगे, खुद उसके ऊपर फोकस करेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि यस मैं मेनोपॉज के अंदर हूँ या नहीं हूँ। फिर भी नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हम डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसके लिए। जब तक आप डायग्नोज ही नहीं करते हो, जब तक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए आपको कंपलसरी आपको मेनोपॉज का डायग्नोस होना चाहिए। और इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी डॉक्टर से, जो भी आपके गायनक है, जो भी आपके फिजिशियन है, उनके पास जाके जो भी आपके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं उसे उन्हें बताना चाहिए। फिर जाके फिर डॉक्टर हमारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि आपको मेनोपॉज है, आप उस मेनोपॉज के अंदर चले गए हो या नहीं चले गए। बट उसके लिए आपको सिम्टम्स को स्टडी करना आना चाहिए। जब तक आप सिम्टम्स स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं मेनोपॉज के फेज में के अंदर चली गई हूँ या नहीं। खुद से डिसाइड मत करिए, हम डॉक्टर नहीं है। हमेशा हमें डिसाइड कर देते हैं कि नहीं मुझे स्वेटिंग हो रहा है मतलब मैं मेनोपॉज के फेज में चली गई, मुझे ये हो रहा है तो मैं इस फेज में चली गई, मुझे वो हो रहा है मतलब मुझे बीपी रहेगा, मुझे ये हो रहा है मतलब मुझे थायराइड रहेगा। हम डॉक्टर नहीं है, उसके लिए टेस्ट रहते हैं, उसके लिए पैरामीटर्स रहते हैं, वो चेक कीजिए, डॉक्टर के पास चले जाइए, डायग्नोस होने दीजिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि यस अभी मुझे पता चला है कि मुझे मेनोपॉज है, तो अभी मुझे क्या करना है। ओके, सो हाउ इज मेनोपॉज डायग्नोस? तो डॉक्टर के पास चले जाना है और फिर उसके बाद पता करना है कि मुझे मेनोपॉज है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज मेनोपॉज ट्रीटेड? सो डायग्नोस तो हो गया, चलिए आपको पता चला आप पेरीमेनोपॉज के अंदर चले गए हो, उस फेज के अंदर आप चले गए हो, आपका एज वहां पे फिट हो गया है। तो उसके बाद अभी ट्रीटमेंट क्या करना है? तो हाउ इज मेनोपॉज ट्रीटेड? तो जैसे अभी हम योग क्षेत्र के हैं, इसलिए सिर्फ योग के बारे में बोलेंगे इस तरह से नहीं, तो बाहर की भी ट्रीटमेंट क्या क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो हाउ इज मेनोपॉज ट्रीटेड? तो ट्रीटेड कैसे किए जाते हैं? जब भी हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर पहले तो हमें बोल देते हैं, जो भी फिजिशियन है, जो भी हमारे गायनक है, वो बोल देते हैं कि आपको मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी करनी पड़ेगी। आपके अंदर सिम्टम्स बहुत दिख रहे हैं, आपके सिम्टम्स सीवियर है, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, आपको हॉट फ्लैशेस बहुत हो रहे हैं, आपको एंजाइटी आ रही है, आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, उसके वजह से आपका घर पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको MHT करना चाहिए। उसी को कहा जाता है मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी, उसी को इन ब्रैकेट MHT कहते हैं, नहीं तो उसका अदर नाम है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी।
तो ये क्या चीज रहती है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे मैंने पहले ही बताया जी, थैंक यू जी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपके डॉक्टर्स, जो भी आपका मेनोपॉज फेज रहता है, वो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, वो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्योंकि आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनका लेवल डिक्रीज हो रहा है, उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये ऊपर नीचे वाला जो भी लेवल हो रहा है उसके वजह से मेनोपॉजल जो भी मेनोपॉज फेज है वो दिख रहा है। तो डॉक्टर वही सजेस्ट करते हैं कि आपके जो भी एस्ट्रोजन लेवल है, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, आपका सम टाइम टेस्टोस्टेरोन लेवल है, उसे हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, उसे इनटेक करेंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तब आपके ये सभी प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ही हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। देखिए मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगी कि योगा ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए मेनोपॉज के लिए, योगा मेनोपॉज फेज के लिए क्या योगा ट्रीटमेंट देना चाहिए। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको हजारों ट्रीटमेंट आ जाएंगे, हजारों प्रोटोकॉल आ जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट है जो भी मेरे से, मैं उनको एमएससी पढ़ा देती हूँ, कभी भी प्रोटोकॉल बताती नहीं है, बट प्रोटोकॉल देना क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ही फोकस करिए। वो क्या बोल रहे हैं कि जो एमएचटी है, जो मेनोपॉज हार्मोनल थेरेपी है, वो क्या करते हैं, वो हमारे एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देते हैं, हमारे प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा देते हैं और हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ा देते हैं। तो ये बढ़ाने वाला जो थेरेपी रहता है उसी को कहा जाता है एमएचटी। ये डॉक्टर लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग देते हैं, हम नहीं करते हैं। ये बाहर का हो गया। तो उन्होंने क्या बताया, इस थेरेपी का जो भी मेन इंपॉर्टेंट है क्या रहता है, उससे हॉट फ्लैशेस कम होते हैं। देखिए क्या क्या होता है, उससे हॉट फ्लैशेस कम होते हैं, स्वेटिंग कम हो जाता है, मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी जो भी है वो नॉर्मल हो जाती है, इंसोमेनिया अच्छा हो जाता है, रिकवर हो जाता है, जॉइंट पेन नॉर्मल हो जाते हैं, वजाइनल ड्राइनेस भी कम हो जाता है। किससे हो जाता है? एमएचटी से। मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर एस्ट्रोजन दिया जाता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन बाहर से दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, सिरिंज से दिया जाता है, टैबलेट से दिया जाता है, और यही चीज हमें योग से बढ़ानी है। बस इतना समझ में आया तो भी आपको मेनोपॉज के अंदर क्या करना है ये समझ में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, जो भी आपका डाइटरी है, जो भी आपके हर्बल रेमेडीज है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रहती है, माइंडफुलनेस थेरेपी, ये सो एंड सो बाकी के बहुत सारे थेरेपीज आप दे सकते हो। मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लोगों को मालूम है, आयुर्वेद के डॉक्टर रहेंगे तो आयुर्वेद से थेरेपी देंगे, होम्योपैथी के डॉक्टर रहेंगे तो होम्योपैथी के मेडिसिन देंगे, जो भी पैथोलॉजी के रहते हैं वो पैथोलॉजी के हिसाब से, जो भी डॉक्टर्स रहते हैं उनके हिसाब से वो ट्रीटमेंट देते रहते हैं। हम योग के डॉक्टर है तो हम योग से ही ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे योग के अंदर। जस्ट 10 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है लेक्चर, बस 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगी। ओके, सो योगा पॉज, पूरा टाइम लीजिए। ओके, थैंक यू सर। या तो देखिए, योगा पोजेस टू रिलीव मेनोपॉज सिम्टम्स। मैंने पहले स्लाइड में बताया कि मेनोपॉज ना ये डिजीज है ना ये डिसऑर्डर है, मेनोपॉज एक फेज है और हमें मेनोपॉज के सिम्टम्स को रिलीव करना है। हमें मेनोपॉज के जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उसे दूर करना है, बाहर उसे उसको बढ़ावा नहीं देना है। इसलिए योग काम करने वाला है। रिलीज करना, रिमूव करना, हटा देना, ये सभी हटाने का काम किसे करना है? सिम्टम्स को हटाना है। मेनोपॉज कभी भी हम हटा नहीं सकते क्योंकि वो फेज है, वो सबके अंदर आता ही। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा योग के बारे में सीखेंगे। मैं आसन नहीं बताऊंगी, बट क्यों योग देना है ये डेफिनेटली बताऊंगी। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर से एक स्लाइड मैंने डाली है जो गवर्नमेंट के वेबसाइट के अंदर है। मैं सभी वेबसाइट के सोर्सेस मैंने डाले हैं लास्ट स्लाइड में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Menopause is a normal part of a woman's life. It is sometimes called the changes of life.
ठीक है, ये चेंज लाइफ का एक चेंज फेज है, द चेंज ऑफ लाइफ, ये हमारे लाइफ को चेंज कर देता है। तो ये गलत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा फेज रहता है। बस उसके साथ जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो गलत है, उसे रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली योग हेल्प करता है। ओके, सो देखिए फिर से वही चीज कि सिम्टम्स दिख रहे हैं, मेनोपॉज से हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, पेरी मेनोपॉज में बोलिए, एक्चुअल मेनोपॉज में बोलिए, पोस्ट मेनोपॉज के अंदर बोलिए, जो भी है हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो उस सिम्टम, ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, ये मुख्य हमें पता होना चाहिए। ये सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे हार्मोनल लेवल्स को, हार्मोनल लेवल्स ऊपर नीचे होने के वजह से। जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, वो ऊपर नीचे होने के वजह से हमारे अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कौन से हार्मोन्स रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से रहते हैं? तो सामने देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रहते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और सम टाइम टेस्टेरॉन। आप बोलेंगे टेस्टेरॉन मैम लेडीज के अंदर नहीं रहते, पर इसके लिए एक मूवी है रॉकेट, मुझे इतना ही मालूम है, रॉकेट इस तरह से उस मूवी का कुछ तो भी नाम है, उसके उस वो लेडी के अंदर, उस एथलेटिक जो वुमन बताई है उसके अंदर टेस्टेरॉन का लेवल बताया गया है। तो इसलिए ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रहते हैं ये 2-3 प्रकार के हमारे शरीर में रहते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर रहते हैं। और उसके साथ साथ क्या क्या होता है, टाइप ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब जो भी एडोलसेंट एज स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी फेज, फर्टिलाइजेशन उसके अंदर होता है और सेक्सुअलिटी उसके अंदर होता है। मतलब ये हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, तो ही प्यूबर्टी आने वाली है, तो ही फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो ही सेक्सुअलिटी होने वाली है। ठीक है, तो ये सभी चीजें होने के लिए हमें इन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आर यूजुअली मेड इन द ओवरीज। तो उन्होंने बता दिया ये कहाँ पे मेड होते हैं, ये कहाँ पे इनका ये कहाँ से होता है, प्रोडक्शन किस कहाँ से होता है, तो ओवरीज से होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, लोकेशन मालूम होना चाहिए। ओके, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इंक्लूड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जैसे मैंने पहले ही बताया। They help develop and maintain female sex characteristics and play an important role in fertility, pregnancy, menstruation cycle. तो ये सभी चीजों के लिए ये हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। यही हार्मोन्स कम ज्यादा हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसलिए हमारे फिजिशियन, इसलिए हमारे गायनेक हमें MHT जो भी हार्मोनल थेरेपी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमें उनके पास नहीं जाना है, हमें योग से ट्रीटमेंट करना है। और योग से ट्रीटमेंट करने के लिए ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे का स्लाइड वही आपको बताएगा। थोड़ा सा जूम करिए और जूम करके देख लीजिए कि जो भी डायग्राम मैंने डाला है, जो भी पिक्चर मैंने डाला है वो गूगल से लिया है, मैंने खुद से बनाया नहीं है। बट उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो एस्ट्रोजन है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा जूम करिए, देख लीजिए। पहले बताया गया है हाइपोथैलेमस, उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो वहां पे बताया है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद नीचे आएंगे तो वहां पे 2 हार्मोन्स बताए हैं, एक LH बताया है, एक FSH बताया गया है। और उसके नीचे थोड़ा आएंगे तो ओवरी बताई है, और ओवरी के नीचे आप एरो देखेंगे तो वहां पे बताया उन्होंने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बस इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कहाँ से निर्मित होता है। पहले मैंने बताया कि ओवरी से इसका प्रोडक्शन होता है, ओवरी से ये सिक्रीट होते हैं, ओवरी से इसका प्रोडक्शन होता है। पर इसका प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें LH और FSH की आवश्यकता होती है, ये भी हार्मोन्स ही रहते हैं। LH और FSH की आवश्यकता होती है, और ये LH और FSH हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सिक्रीट हो रहे हैं। और वहां से सिक्रीट होने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता है, तो उन्हें हाइपोथैलेमस की आवश्यकता है। देखिए मैं योग बताऊंगी नहीं, बट योग किस तरह से काम करता है ये मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, खुद को सिखा रही हूँ। तो पहले हाइपोथैलेमस होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होता है।
हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे, मैं आगे डायग्राम बताऊंगी आपको, थोड़ा सा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, उसके 2 लोब्स रहते हैं। तो जो एंटीरियर लोब रहता है, जो आगे वाला लोब रहता है, उससे एलएच और एफएसएच ये 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये 2 हार्मोन हमारे जो ओव्यूलेशन फेज रहता है, जो प्रेगनेंसी के लिए जो आवश्यक फेज रहता है, वो फेज तैयार करने के लिए एलएच और एफएसएच की आवश्यकता होती है। और ये एलएच एफएसएच फिर आगे जाके किसे स्टिमुलेट कर रहे हैं? तो वो ओवरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और ओवरी जब स्टिमुलेट हो रही है, तब जाके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निर्मित हो रहे हैं, वहां से सिक्रीट हो रहे हैं। बट जब भी हम योग करते हैं, तो योग करते समय हम ये सभी चीजों को कभी मेमोराइज नहीं करते, कभी देखते नहीं है, कभी सीखते नहीं है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, हमेशा मेरा फेवरेट उदाहरण रहता है, मेरे सभी स्टूडेंट्स को भी मालूम है, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, सबको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से दे रही हूँ, आज थायराइड का मेरा लेक्चर नहीं है, फिर भी मुझे लगता है ये जब उदाहरण दूंगी तो आपको पता चलेगा किस तरह से वर्कआउट किया जाता है, आसन लेके किस तरह से प्राणायाम वर्कआउट होता है। तो देखिए, हमें मालूम है थायराइड के 2 प्रॉब्लम्स रहते हैं, एक होता है हाइपोथायराइड, दूसरा रहता है हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड के अंदर क्या होता है, हाइपरथायराइड के अंदर क्या होता है, सामने स्लाइड है, आप भी लोग पढ़ सकते हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हाई TSH level can mean your thyroid is not making enough thyroid hormones, a condition called hypothyroidism. Hypothyroidism मतलब जो हमारा थायराइड सिक्रेशन हो रहा है वो कम हो रहा है, हाइपो मतलब लो हो रहा है। तो ये जो लो होता है वो किस वजह से हो रहा है, जब हमारा TSH लेवल ये जब हाई होता है, तब हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा नॉलेज है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। लो TSH लेवल क्या करता है, लो TSH लेवल कैन मीन योर थायराइड इज मेकिंग टू मच ऑफ द हार्मोन्स, अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म किस वजह से हो रहा है, जब हमारा TSH लेवल लो हो रहा है, तब हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। देख लीजिए, आप बोलेंगे मैम TSH लेवल कहाँ से आया, T3 T4 तो रहता है ना। यस, डेफिनेटली T3 T4 का ही लेवल चेक किया जाता है, बट T3 T4 ये सीक्रेट होने के लिए किसकी आवश्यकता है, उसके लिए TSH की आवश्यकता होती है। और ये TSH कहाँ से सीक्रेट होता है, ये TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये जब सीक्रेट होता है तभी जाके T3 T4 अच्छी तरह से रेगुलेट होते हैं, अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं। तो आगे वाला जो सेंटेंस है वही बता रहा है, द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स थायरोक्सिन T4 और थायरोनिन T3 बाय द थायराइड ग्लैंड। मतलब थायराइड ग्लैंड के जो भी T4 T3 ये जो भी हार्मोन्स रहते हैं, उसे स्टिमुलेट करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए TSH की आवश्यकता होती है। और ये TSH जब हाइपर हो जाता है, ये TSH जब लो हो जाता है, तब जाके आगे वाले T3 T4 अनकंट्रोल हो जाते हैं, ऊपर नीचे उनका स्त्राव हो जाता है, और तब जाके हमें हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जो आपको चैट बॉक्स में करना है, ना कि माइक अनम्यूट करना है, बस चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जब आप हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट कर रहे हो तो कौन सा आसन दे रहे हो, जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीट कर रहे हो तब कौन सा आसन दे रहे हो, जब आप हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट कर रहे हो तब कौन सा आसन दे रहे हो। तो मुझे अभी आसन के नाम आएंगे, सर्वांगासन, मत्स्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वॉटेवर, जालंधर बंद, और सभी चीजों के मैसेज आ सकते हैं, शायद से चैट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। यस, ओके। सो मैं इसी तरह से आपको बोलना चाहूंगी, उन्होंने बताया है TSH जब हाई हो रहा है तब जाके हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, TSH जब लो हो रहा है तब जाके हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। हाइपर के अंदर हमें TSH लेवल को बढ़ाना है, हाइपो के अंदर हमें TSH लेवल को डाउन करना है।
जब हम सर्वांगासन कर रहे हैं तो सर्वांगासन में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच लेवल सिक्रीट होता है। जब हम सर्वांगासन करेंगे तो डेफिनेटली मेरा टीएसएच लेवल वहां पे बढ़ने ही वाला है, और बढ़ेगा तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए वो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगी। आप थोड़ा सा सोचिए, जब हम इस तरह से ये नहीं कर रहे, हम कैटेगराइज नहीं कर रहे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हाइपो के अंदर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हाइपर के अंदर क्या हो रहा है, मेरे मेनोपॉज पेरी मेनोपॉज के अंदर क्या हो रहा है, मुझे एक्चुअल मेनोपॉज के अंदर क्या हो रहा है, ये जब तक आप लोगों को पता नहीं चलता है तब तक मुझे क्या करना है, कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बट हम ये देखते नहीं है, बस जो भी सुना रहता है, जो भी पढ़ा रहता है, जो भी देखा रहता है, बस हमें मालूम है मेनोपॉज के अंदर सर्वांगासन काम करता है, मेनोपॉज के अंदर सेतुबंधासन काम करता है, मेनोपॉज के अंदर बटरफ्लाई काम करता है जिसे बद्ध कोणासन कहते हैं, बहुत सारे आसन काम करते हैं। पर कैसे काम करते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं, कहाँ पे वो एग्जैक्टली रोल कर रहे हैं, ये हम कभी देखते नहीं है। कभी आपने सोचा है क्या, जब भी हम हमारे गायनक के पास जाते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म वहां पे डिटेक्ट हुआ है, तो इस तरह से होता है कि थायराइड के लिए वो एक ही गोली दे देती है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए भी यही मेडिसिन ले लो और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए भी यही मेडिसिन ले लो। ये कभी भी होता नहीं है, हमेशा वो अलग अलग मेडिसिन देते हैं। तो वो उनको पता है जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से मेडिसिन देना है, उनको पता है, बट हमें पता नहीं रहता है कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर जो एक्चुअल हो रहा है उसे देख के हमें आसन तय करने हैं। पर वो हम कभी तो आसन तय नहीं करते, बस जो सुनाया पढ़ाया रहता है उसी को लेते हैं और उसी को डायरेक्टली दे देते हैं। फिर बाद में हमें हमारे पेशेंट बोलते हैं कि मैम कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा मूड स्विंग वैसे ही है, मेरा जो भी चिड़चिड़ापन है वो वैसे ही चल रहा है, मुझे जो भी भूख लग रही है वो वैसे ही है, मेरा जो भी माउथ ड्राई हो रहा है वैसे ही चल रहा है, मेरा जो हॉट फ्लैशेस है वो वैसे ही दिख रहे हैं। कैसे कम होंगे? हमने ऐसे कुछ एग्जैक्टली प्रोटोकॉल डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाना है, मुझे प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए मुझे आसन देने, और वो बढ़ाने के लिए मुझे कहाँ काम करना पड़ने वाला है, ये पहले मुझे पता होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करना है, उसके बाद मुझे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करना है, उसके साथ साथ मुझे ओवरीज के ऊपर काम करना है। तो ये जब लोकेशन पता चलेंगे आपको ग्लैंड्स के, पहले ही मैंने बताया जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, जो भी हमारी सिस्टम है, वो सिस्टम ग्लैंड के साथ जो सिक्रीशन हो रहा है उसके साथ ही वर्क कर रही है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी है, सिर्फ स्केलेटल है, सिर्फ मस्कुलर सिस्टम है, ये सिर्फ होने से कुछ भी वर्क होने वाला नहीं है, उसके अंदर ग्लैंड की आवश्यकता है, सिक्रीशन की आवश्यकता है। और ये सिक्रीशन जब अच्छी तरह से रेगुलेट होता है तभी हमारे सभी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाते हैं, सभी प्रॉब्लम्स रेगुलेट हो जाते हैं। और इसके लिए मेनोपॉज देख रहे हैं, तो इसके लिए मेनोपॉज के लिए हमें हाइपोथैलेमस की जगह देखनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जगह देखनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमें ओवरीज की जगह देखनी है, और उसी हिसाब से हमें वहां पे काम करना है, वहां पे वर्क करना है। ठीक है, तो आप जब इस हिसाब से आसन तय करोगे कि हाइपोथैलेमस को मुझे ट्रीट करना है, मेरा जो प्रोजेस्टेरॉन है, मेरा जो एस्ट्रोजन लेवल है, वो कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, वो मेरा एक्टिवेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से। मतलब जब तक हाइपोथैलेमस मैसेज पास नहीं करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जब मैसेज पास होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी और वहां से एलएच एफएसएच सिक्रीट नहीं होगा, और वहां से एलएच एफएसएच सिक्रीट नहीं होगा, तब तक मेरा एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल रेगुलेट नहीं होने वाला है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली ओवरी के ऊपर काम नहीं करने वालू, मुझे करना है काम हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस के साथ साथ मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करूंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ मेरा एलएच एफएसएच लेवल अच्छी तरह से रेगुलेट हो जाएगा, वो रेगुलेट होने के बाद वो डायरेक्टली ओवरी के ऊपर वर्क होने ही वाला है। तो इस हिसाब
से आप जब देखोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि योग किस तरह से काम करता है। योग ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। बहुत बार मैं इसके बारे में बोल देती हूँ कि हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज नहीं दिख रही है, योग से इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम इस तरह से कैटेगराइजेशन करते ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है मत्स्यासन, कहाँ पे काम कर रहा है, कौन से ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा है, कौन से सिक्रेशन के ऊपर काम कर रहा है, कभी भी देखते नहीं। बस बोला गया है मत्स्यासन दे दीजिए, दे दिया। सूर्य नमस्कार डालने दे दिया, कर दिया। देखिए ये जो प्रोटोकॉल सामने लिखा है, आपके वेबसाइट भी मैंने डाली है। आप कभी भी ऐसे मत बोलिए कि मैम ने जो भी बोला वो खुद से ही तय करके बताया था। मैं हमेशा, मेरे सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, मैं हमेशा ऑथेंटिक जो भी कंटेंट रहता है वही लेके यहाँ पे शेयर करती हूँ, क्योंकि आपके कोई भी प्रश्न आएंगे तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए मैंने यहाँ से लिया है, ना कि ये मेरे मन से। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम भी मैंने दिया है, गवर्नमेंट वेबसाइट, हमेशा मैं रेफर करती रहती हूँ। उन्होंने योग ट्रीटमेंट के मतलब मेनोपॉज का जो भी फेज है, सिम्टम्स है, उसके लिए योगा ट्रीटमेंट दिया है। उसके अंदर सूर्य नमस्कार बोला है, आसन्स बताया, आसन्स के सभी नाम वहां पे मैंने लिखे हैं, प्राणायाम बताया है, बंद बताया है, और उसके साथ साथ उन्होंने रिलैक्सेशन भी बताया, डीप रिलैक्सेशन बताया, नाड़ी शोधन बताया, सभी चीजें बताई है। देखिए मैंने पहले ही बताया, मैं योग आसन क्या देने वाले ये कभी नहीं बताऊंगी, ये गूगल सर्च करके हो जाएगा। आपको प्राणायाम क्या करना है ये भी गूगल सर्च